नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर पॉडकास्ट पर। आज की कहानी है निशाचर वन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रामपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था। गांव के पश्चिमी छोर पर एक घना पुराना जंगल था जो लोग निशाचर वन कहकर पुकारते थे। यह नाम यूं ही नहीं पड़ा। कहते हैं सैकड़ों साल पहले उस जंगल में एक तांत्रिक रहता था, अंधेरे की शक्तियों की पूजा करता था। जब गांव वालों को उसकी करतूतों का पता चला तो उसे पकड़कर जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने गांव को श्राप दिया, जो कोई भी सूरज ढलने के बाद इस जंगल में कदम रखेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। उस दिन के बाद से जंगल का नाम निशाचर वन पड़ गया। वह जगह जहाँ रात के प्राणी बसते हैं। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को शाम ढलते ही घर बुला लेते हैं। मवेशी भी उस जंगल की तरफ मुंह करके नहीं चढ़ते। कहा जाता है कि पिछले 15 साल में कम से कम 7 लोग उस जंगल में रात के वक्त गए और कभी वापस नहीं लौटे। जिनके शव कई दिनों बाद जंगल के किनारे मिले, आंखें खुली हुई, चेहरे पर ऐसा भय जमा हुआ मानो उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी गांव में रहता था विक्रम, 25 साल का एक नौजवान जो हाल ही में शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वापस लौटा था। शहर की हवा खाकर विक्रम के दिमाग में तर्क और विज्ञान इस कदर बस चुके थे कि गांव की इस अंधविश्वासी कहानियों पर उसे हंसी आती थी। एक शाम गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग निशाचर वन की कहानियां सुना रहे थे। विक्रम ने बीच में टोकते हुए कहा, दादाजी ये सब कहानियां हैं जो डर फैलाने के लिए बनाई गई है। जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं है, बस जंगली जानवर होते हैं और अंधेरे में इंसान का मन उसे धोखा देता है। बूढ़े रघुनाथ काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। गंभीर आवाज में बोले, बेटा तुम शहर में पढ़ लिख कर आए हो इसलिए तुम्हें ये सब बातें बकवास लगती है, पर याद रखो हर कहानी के पीछे कोई सच छिपा होता है। मैंने अपनी आंखों से अपने भाई को उस जंगल में खोया है। विक्रम का दोस्त मोहन जो वहीं बैठा था बोल पड़ा, विक्रम मजाक मत कर इस बारे में, मेरे परिवार में भी ऐसा किस्सा हुआ था। मेरे चाचा एक बार रात को शॉर्टकट लेने के लिए उस जंगल से गुजर रहे थे। जब वापस आए तो वे 3 दिन तक बुखार में तड़पते रहे और बड़बड़ाते रहे कि वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। आखिरकार वे ठीक हो तो गए, पर उन्होंने कभी उस रात की बात किसी को नहीं बताई। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बाद में लोग बड़बड़ाते ही हैं मोहन, इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में भूत है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, मैं आज रात उस जंगल में जाऊंगा, वहाँ एक निशानी छोड़कर आऊंगा और कल सुबह वापस आकर तुम सबको साबित करूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ काका ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया, बेटा ऐसी जिद मत करो, यह जंगल खेल की चीज नहीं है। इन विक्रम की जिद के आगे किसी की नहीं चली। उसने अपना बैग उठाया जिसमें एक टॉर्च, चाकू, पानी की बोतल और उसका मोबाइल फोन था और जंगल की तरफ चल पड़ा। मोहन ने बहुत रोका, यहाँ तक कि उसने साथ जाने की भी बात कही, पर विक्रम ने मना कर दिया। नहीं मोहन, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अकेला ही जाऊंगा और सुबह वापस आ जाऊंगा। रात के करीब 9 बजे विक्रम जंगल के मुहाने पर पहुंचा। दिन में भी जो जंगल घना दिखता है, रात में वह और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह गुथी हुई थी कि चांद की रोशनी जमीन पर मुश्किल से पहुंच रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ना शुरू किया। पहले 15-20 मिनट सब कुछ सामान्य लगा, बस पत्तों की सरसराहट, कीलों की आवाजें और कभी कभार किसी उल्लू की चीख। विक्रम मन ही मन मुस्कुराया, देखा कुछ नहीं है यहाँ, बस बुजुर्गों का वहम है। पर जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गहराई में चढ़ता गया कुछ अजीब होने लगा।
सबसे पहले उसने महसूस किया कि हवा अचानक बहुत भारी हो गई है, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। फिर कीड़ों और उल्लू की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। पूरा जंगल एक अजीब डरावनी खामोशी में डूब गया, ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है, जो बुजुर्गों की कहानियों से प्रभावित होकर डरावनी कल्पनाएं बना रहा है। उसने आगे बढ़ना जारी रखा। करीब आधे घंटे बाद विक्रम को एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी कि वे किसी इंसान की आकृति जैसा लग रहा था। वही पेड़ लग रहा है जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि तांत्रिक को यहीं जलाया गया था। विक्रम ने अपने बैग से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला जिस पर उसने अपना नाम और तारीख लिखी थी। यही उसकी निशानी थी, जिसे वह पेड़ पर बांधने वाला था, ताकि सुबह गांव वालों को साबित कर सके कि वह वाकई जंगल में अंदरूनी हिस्से तक गया था। जैसे ही उसने कपड़ा पेड़ की एक शाखा पर बांधा, उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। वह तुरंत पलटा। कुछ नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा का झोंका था। तभी उसे दूर पेड़ों के बीच से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वे आंखें ना तो किसी जानवर की लग रही थी, ना ही इंसान की। वे बहुत ऊंचाई पर थी, किसी सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा ऊंची, और उनका रंग हल्का पीला लाल था, कि कोई अंगारा चल रहा हो। विक्रम की टॉर्च टिमटिमाने लगी, मानो बैटरी अचानक कमजोर पड़ने लग गई हो। हालांकि उसने नई बैटरियां ही डाली थी। वह आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कोई पैरों की आवाज नहीं थी, जैसे वह आकृति जमीन को छुए बगैर चल रही हो। विक्रम का दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, भाग जा। उसने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, पर उसके पैर मानो शीशे के हो गए थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही है। उसकी सांसें फूलने लगी। दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था। दौड़ते दौड़ते वह एक जड़ से उलझकर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। विक्रम ने अपने मोबाइल को देखा। कोई नेटवर्क नहीं था। बैटरी भी अजीब तरह से तेजी से गिर रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट जो सीधे उसके कानों में आ रही थी, मानो कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा होकर बोल रहा हो। यह आवाज उसकी माँ की थी, जो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। बेटा विक्रम, यहाँ क्यों आया? मेरे बेटे, मेरे पास आजा। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल चाहा कि वह उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े, पर उसके अंदर का कोई हिस्सा चिल्ला रहा था, यह तेरी माँ नहीं है, यह कुछ और है। कांपते हाथों से विक्रम ने अपने गले में पहना हुआ एक ताबीज छुआ। उसकी दादी ने उसे बचपन में पहनाया था। दादी ने एक बार कहा था, बेटा अगर कभी जीवन में ऐसी जगह फंस जाए जहाँ डर के अलावा कुछ ना बचे, तो हनुमान चालीसा का पाठ बंद मत करना। नाम में बड़ी शक्ति होती है। विक्रम ने आंखें बंद कर ली और कांपती आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पहली कुछ पंक्तियां बोलते वक्त उसकी आवाज डर से टूट रही थी, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। वह फुसफुसाहट जो अब तक माँ की मीठी आवाज थी, अचानक बदलने लगी। वह आवाज धीरे धीरे भारी और डरावनी होने लगी, जैसे किसी ने रेडियो का चैनल बदल दिया हो। बेटा कहने वाली आवाज अब एक गहरी गुजराती आवाज में बदल गई। तू नहीं बचेगा, यह जंगल मेरा है। विक्रम ने पाठ जारी रखा, अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ। जो सतनाम निरंतर जपे, तासु काज शुभ अनुसरे। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि दृढ़ हो गई थी। अचानक एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी, ऐसी चीख जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती। यह चीख इतनी तेज थी कि पेड़ों के पत्ते कांपने लगे,
और विक्रम को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। फिर अचानक वह पीली लाल आंखें गायब हो गई और जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। विक्रम ने जमीन पर टटोलकर अपनी टॉर्च ढूंढी। सौभाग्य से वह ज्यादा दूर नहीं गिरी थी, हालांकि अब उसकी रोशनी बहुत मध्यम हो गई थी। उसने खुद को उठाया और जिस दिशा से वह आया उसी दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसकी बाहों और चेहरे को छील रहे थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ एक ही विचार उसके दिमाग में था, बस यहाँ से निकल। दौड़ते दौड़ते उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा हो। पत्तों की सरसराहट, टहनियों के टूटने की आवाज और वह भारी गहरी सांसों जैसी आवाज जो लगातार पास आती जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ दोहराते हुए वह दौड़ता रहा, जब तक उसे दूर गांव की मिट्टी के तेल के दियों की मध्यम रोशनी नहीं दिखाई दी। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, पीछा करने वाली आवाज अचानक रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जिसे वह इज पार नहीं कर सकती थी। विक्रम जंगल की सीमा पर ही गिर पड़ा, हांफते हुए, कांपते हुए, पूरी तरह से थका हुआ। मोहन, जो पूरी रात चौपाल पर बैठा विक्रम के लौटने का इंतजार कर रहा था, उसे इस हालत में देखकर दौड़ता हुआ आया। उसने विक्रम को उठाकर सहारा दिया और घर तक ले गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने विक्रम को देखा तो हैरान हो गए। एक ही रात में उसके बालों का एक हिस्सा पूरी तरह से सफेद हो चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसा भय बस गया था जो पहले कभी नहीं था। रघुनाथ काका ने उसके पास बैठकर धीरे से पूछा, क्या देखा बेटा उस जंगल में? विक्रम काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, काका आप सही थे, वह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, वहां सच में कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारे सबसे करीबी की आवाज में बात करता है, हमें अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। अगर उस रात दादी की सिखाई बातें याद ना होती तो मैं आज यहाँ ना होता। उसने अपने बैग से वह चाकू निकाला जो वह अपने साथ ले गया था। उसकी धार पर अजीब खरोंचें थी, जैसे नुकीली चीज से उसे रगड़ा हो। हालात उसे इस्तेमाल नहीं किया था। उस दिन के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। उसने ना कभी उस जंगल का मजाक उड़ाया, ना ही कभी किसी को उस रात की सच्चाई बताई। वह बस इतना कहता, निशाचर वन में मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां इंतजार करने वाली चीज को भूख लगी रहती है और वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती है। कुछ साल बाद कुछ लड़के जो शहर से घूमने आए थे, उन्होंने उस जंगल में रात को कैंपिंग करने की जिद की। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया। विक्रम ने खुद उनसे मिलकर अपनी कहानी सुनाई, पर वे लड़के हंसते हुए बोले, यह सब गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं। वे लड़के उस रात जंगल में गए। अगली सुबह उनका सामान जंगल की सीमा पर पड़ा मिला। तंबू, बैग, सब कुछ बिल्कुल सही सलामत, बस लड़के कभी नहीं मिले। आज भी जब सूरज ढलता है और रामपुर गांव के ऊपर अंधेरा छाने लगता है, गांव वाले अपने बच्चों को जल्दी घर बुला लेते हैं। मवेशी अपने आप ही जंगल की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं और कहा जाता है कि अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो निशाचर वन की गहराइयों से आज भी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, किसी अपने की आवाज में आपको बुलाती है, आपके सबसे करीबी और सबसे प्यारे इंसान की आवाज में, बस एक बार पास आने के लिए। पर जो कोई भी उस आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।